हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एज अ बिजनेसमैन आपको कैरी आउट करना है एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल यानी कि मेरा जो पुराना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को क्लोज हो चुका है। अब न्यू फाइनेंशियल ईयर में जब आप कदम रख रहे हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। उसके बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। सबसे फर्स्ट तो आपको ये करना है कि आपको जहां अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है यानी कि टैक्स नहीं कटना चाहिए, या फिर आपकी इनकम इतनी है और ऑलरेडी कहीं और से टैक्स उतना कट रहा है कि टोटल नेट इनकम बिलो लिमिट आ जाएगी, टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको वहां पर इमिडिएटली आपका फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो सबमिट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है जहाँ टीडीएस ऑलरेडी कट रहा है, या फिर आपके पास सिर्फ आपकी एफडी की इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगना है, तो आप अपने बैंक में जाकर फॉर्म 15G या 15H दे सकते हैं। ये आपको उसको देना है जो आपके इनकम के ऊपर टीडीएस काट रहा है। फॉर्म 15G नॉर्मल टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए है और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए है। तो आपकी जो कैटेगरी में आप फॉलो होते हो आपको अकॉर्डिंगली फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट करना है। सेकेंड है आपको टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करनी है न्यू ईयर के लिए है। काफी लोगों का देखा गया है कि लोग जनवरी, फरवरी या फिर मार्च एंड में डिसाइड करते हैं कि हम कैसे अपना टैक्स बचाएं। सो लेट मी टेल यू दैट्स नॉट द राइट वे। अगर आपको सही में आपका टैक्स बचाना है और प्रॉपरली प्लानिंग करनी है या फिर टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है एंड आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है, देन अप्रैल इज द राइट मंथ टू स्टार्ट टैक्स प्लानिंग एंड डू टैक्स हार्वेस्टिंग। आपको किस तरीके से अपने टैक्स को बचाना है, कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं ताकि आपके टैक्स बच सके, वो आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीसी का डिडक्शन लेते हैं 1,50,000 जो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप वो मार्च में इन्वेस्ट करने के बदले अप्रैल में ही कर लेते हैं या अप्रैल से डिसाइड करते हैं 10,000 हर महीने जमा करने के लिए, तो इन दैट केस आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो बढ़ जाता है, उसका हॉरिज़ॉन बढ़ जाता है। अगर आप मार्च में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ मार्च का मिलेगा और उसके आगे का पीरियड का मिलेगा। वहीं अगर आप अप्रैल से इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो धीरे-धीरे करके आपका इंटरेस्ट अमाउंट अप्रैल से एक्यूमुलेट होने जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको पता है आप 150 का बेनिफिट लेने ही वाले हैं, तो व्हाई वेट टिल मार्च जब आप यहाँ पर अप्रैल से ही इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेम वे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड्स में ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी लोग मार्च में डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने का। अगर आप ईएलएसएस का आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन-सा अच्छा ईएलएसएस है एंड आप अप्रैल से ही एक सिस्टमैटिक अमाउंट एसआईपी करके ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जहाँ जितना लेट करने जाएँगे उतना बर्डन एक साथ आपको पे करने का आएगा। प्लस तब आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करते हैं, मार्केट का रिटर्न्स देख के नहीं करते हैं। अगर आप अप्रैल से ही करना चाह रहे शुरू कर देंगे तो आप मार्केट के रिटर्न्स को देख के उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। 1 टैक्स हार्वेस्टिंग या टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगा, सेकंड आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। स्टार्ट न्यू इनवॉइसेस या फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सीरीज। अगर आप सेल्स इनवॉइसेस बना रहे हैं तो आपको अब नए साल पे नई इनवॉइस सीरीज को फॉलो करना है, यानी कि 01 से शुरुआत करनी है एंड जो मार्च में जो सीरीज हो चुकी थी उसे वहीं स्टॉप करना है, यानी कि 31 मार्च 2024 या 5 जो भी ईयर में हो वो ईयर में आपका लास्ट इनवॉइस बनने चाहिए और राइट फ्रॉम 1 अप्रैल आपका न्यू इनवॉइस सीरीज शुरू होने चाहिए। सेम पैटर्न आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एलयूटी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप जीएसटी के अंदर जीरो रिलेटेड सप्लाईज कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या फिर सप्लाई टू एसईजेड कर रहे हैं, तब एलयूटी एप्लीकेबल होता है। एलयूटी कब और कैसे अप्लाई करना है, किस तरह किसको एप्लीकेबल होता है, उसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। एलयूटी जो आप अप्लाई करते हैं वो उसका जो वैलिडिटी रहता है वो उस ईयर के 31 मार्च तक रहता है। राइट फ्रॉम 1 अप्रैल आपको न्यू एलयूटी लेने की जरूरत पड़ेगी और ओल्ड एलयूटी नहीं चलेगा।
सो अगर आप एक्सपोर्ट्स कैरी आउट कर रहे हैं और ऐसे सेट सप्लाईज है तो आपको कंपल्सरी एक एलयूटी लेना होगा एंड उसके न्यू एलयूटी के डिटेल्स आपको ये इनवॉइसेस पे डालने हैं जो आप नए साल में इश्यू करने हैं। तो अगर आपका एलयूटी एप्लीकेबल होता है तो आप एलयूटी प्लीज ले लीजिएगा और उस न्यू एलयूटी की डिटेल्स इनवॉइस पे प्रिंट कीजिएगा। रिवर्स जीएसटी ऑन कॉमन क्रेडिट काफी लोग मिस आउट कर देते हैं कि जीएसटी जो वो ले रहे हैं कॉमन जीएसटी जिसे हम कहते हैं यानी कि जो इनपुट सर्विस या फिर आपका जो भी इनपुट है वो आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। इन दैट केस आपको प्रोपोर्शनेटली जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है। ईयर ऑन ईयर पे आप प्रोपोर्शनल बेसिस पे कर सकते हैं एंड मार्च खत्म होने के बाद आप एक्चुअल बेसिस पे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसका भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन-सा चीज़ को कॉमन क्रेडिट कहते हैं, कैसे उसको रिवर्स करने का। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसे चेक कर सकते हैं एंड अपना जीएसटी का आईटीसी जो भी आपने क्रेडिट लिया है, कॉमन क्रेडिट, कितना एक्सेस लिया है, उसे आपको रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है, वो हमने भी बताया है। चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न। सो अब आप जीएसटी रिटर्न अगर आप कौन कितना आपका टर्नओवर है पहले आपको ये चेक करना है। तो आपका प्रीवियस ईयर जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, आपको चेक करना है कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर के नीचे है तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग पे जा सकते हैं या फिर मंथली। अगर आप क्वार्टरली जा रहे हैं और 1.5 सीआर के नीचे है तो आप क्वार्टरली कंटिन्यू कर सकते हैं या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मेरे रिटर्न्स टाइम टू टाइम प्रॉपर रखनी है एंड जो भी अमेंडमेंट्स है उसको नेक्स्ट मंथ में कवर करने हैं तो आप मंथली पे भी स्विच कर सकते हैं। अप्रैल इज द राइट टाइम टू डू दैट क्योंकि आप वो पर्टिकुलर ईयर के लिए फिर पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको अब फर्स्ट क्वार्टर के लिए पीरियोडिसिटी चेंज करनी है तो आप 30th अप्रैल तक ये चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका प्रीवियसली क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग था, लेकिन अब आपको पता है आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से क्रॉस हो चुका है, तो मंथली पे आ जाएगा एंड आपको मंथली इतनी रिटर्न्स फाइल करनी है इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप इनिशियली फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में यानी कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम लिया, तो बाय डिफॉल्ट आपकी पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स मंथली आएगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर के नीचे है, तो आप मंथली से क्वार्टरली में स्विच कर सकते हैं। आपके पास टाइम है टिल 30th अप्रैल, सो प्लीज उसे स्विच कर लीजिएगा ताकि आप क्वार्टरली रिटर्न्स का बेनिफिट ले सके इंस्टेड ऑफ मंथली। आपको ये भी चेक करना है कि आप पे ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं है। सो ई-इनवॉइसिंग के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर आपके प्रीवियस ईयर्स का एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स यानी कि राइट फ्रॉम जुलाई 2017 अगर आपके किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 5 सीआर के ऊपर गया है, तो आप पे ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाती है। इन दैट केस आपको ई-इनवॉइसिंग का पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। वहां से इनवॉइसेस को की जो डिटेल्स है वो फिल अप करके आईआरपी लेना है और अपने इनवॉइसेस पे प्रिंट करना है। सो एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको ये चेक करना है कि आपका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 सीआर क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अगर क्रॉस कर गया है तो आपको करंट ईयर में ई इनवॉइसिंग पे जाना है एंड आपको अकॉर्डिंगली प्रोविजंस करने पड़ेंगे अपने बैकएंड सॉफ्टवेयर में ताकि आप ई इनवॉइस के थ्रू डेटा को ई इनवॉइसिंग फॉलो कर सके। नेक्स्ट है चेक कीजिए आप पे क्यूआर कोड फॉर बी2सी इनवॉइसेस की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। अ, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 500 सीआर के ऊपर है तो इन दैट केस आपको क्यूआर कोड भी आपको आपके इनवॉइस पे प्रिंट करना होगा। दिस इज एज पर द जीएसटी लॉ। तो आपको चेक करना है अगेन आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है। अगर 500 का सीआर के ऊपर है तो आपको प्रोविजन करना होगा अपने सॉफ्टवेयर में और मतलब जो चेंजेस है वो करने पड़ेंगे अपने सॉफ्टवेयर में ताकि आप क्यूआर कोड प्रिंट कर सके बी2सी इनवॉइसेस के ऊपर। नेक्स्ट है ऑप्ट इन और आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम अगर आपने ऑलरेडी ऑप्ट किया हुआ है एंड आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। वहीं अगर आपने ऑलरेडी ऑप्ट इन किया और आप ऑप्ट आउट करने वाले हो तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये डिसीजन लेना है और आपको ऑप्ट आउट या इन जो भी करना है चेंज करना है अगर तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में करना है। कंपोजिशन स्कीम बेसिकली स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 75 लाख से नीचे है। स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स है जहां पे 50 लाख है और बाकी सब केसेस में 75 है।
तो अगर मान लीजिए आपका आपने लास्ट ईयर में कंपनसेशन स्कीम में ऑप्ट किया है, लेकिन आपका टर्नओवर 75 से एक्सीड कर गया है, तो जो करंट ईयर है, आपको कंपनसेशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना होगा, जिसके लिए अप्रैल डेडलाइन है। लास्टली द 10th एक्टिविटी जो आपको करनी है, अगर आप एक जीटीए एजेंसी यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो एंड आप फॉरवर्ड चार्ज पे करना चाहते हो। जनरली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर रिवर्स चार्ज लगता है, यानी कि जिसको वो सर्विस दे रहा है, वो पर्सन रिवर्स चार्ज पे जो जीएसटी है गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में प्रोविजन आया था जहाँ पर जीटीए को अलाउ किया था कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे यानी कि वो खुद जीएसटी चार्ज करे, कस्टमर से कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे। ये प्रोविज़न आया था, तो अगर आप एक जीटीए हो और आप फॉरवर्ड चार्ज पे पे कर रहे हो टैक्स पे करना चाहते हो, तो आपको ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा एक फॉर्म के अंदर, जो आपको अप्रैल मंथ में फाइल करना है। सो दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी जो आपको चेक करनी है कि ये आप जीटीए हो कि नहीं हो, और जीटीए में अगर हो, तो आप रिवर्स चार्ज पे करना चाहते हो कि फॉरवर्ड चार्ज पे? फॉरवर्ड चार्ज पे करना है, तो आपको एक गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। सो आई होप दोस्तों आपको ये 10 एक्टिविटीज करने में सहूलियत मिली हो ये वीडियो के थ्रू। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसके रिवर्ट करने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।